एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। बिरजू के घर में शौचालय तो था, पर फिर भी उसकी पुरानी आदत की वजह से वो हर रोज सुबह सुबह खेतों में हल्का होने जाता था, वो भी किसी और के खेत में। बिरजू एक दिन सुबह हाय हाय, सुबह हो गई। अरे कुसुम, कहाँ गया मेरा लोटा? कहीं दिख क्यों नहीं रहा? अरे कुसुम, कहाँ हो? कुसुम बिरजू की पत्नी थी। कुसुम बिरजू की आवाज सुनकर गुस्से में उसके पास आती है। अरे क्या हुआ? काहे सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मुझे सुबह से ही हजारों काम रहते हैं और तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, हल्का होना। वो भी उसके लिए इतनी दूर खेतों में जाते हो? अरे घर में इतना बड़ा शौचालय बना तो हुआ है, फिर भी साहब को खेतों में हल्का होने जाना है। अरे तुम मुझसे क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि सालों से ये मेरी आदत रही है। मुझे सिर्फ खेतों में जाकर हल्का होना पसंद है। तुम बस मुझे मेरा लोटा ढूंढ कर दो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कुसुम मुंह बना लेती है और बिरजू को लोटा ढूंढ कर दे देती है। ये लो, और अब मुझे परेशान करना बंद करो। जाओ, हल्का होने जाओ। बिरजू लोटे में पानी भर लेता है और खेतों की तरफ चल देता है। हमेशा की तरह बिरजू अपनी मनपसंद जगह पर हल्का होने बैठ जाता है। जैसे ही वह हल्का होकर उठता है, उसे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। अरे मुझे नहीं पता था यहाँ मेरे अलावा कोई और भी हल्का होने आता है। एक तो मेरी इस कमजोर नजर की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ कौन है। लगता है कोई लड़की है। छोड़ो मुझे, क्या मैं चलता हूँ घर। पर तभी बिरजू देखता है कि वह लड़की उसी के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब जाकर बिरजू को दिखाई देता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। तभी चुड़ैल बिरजू को हवा में लटका देती है। सुन, आज से ये मेरा इलाका है। अगर तू दोबारा यहाँ दिखा या यहाँ हल्का होने आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझा? माफ कर दो मुझे, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। चुड़ैल बिरजू को दूर फेंक देती है और बिरजू उल्टे पैर अपने घर भागता है। बिरजू को हाफते हुए देखकर कुसुम उससे पूछती है, हुआ जी, क्या बात है? ये अचानक से दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? हल्का होके ज्यादा ये एनर्जी मिल गई है या कोई भूत दिख गया क्या रास्ते में? अरे भूत नहीं, चुड़ैल। क्या? अरे हाँ, सचमुच की चुड़ैल। तुझे पता भी है, आज खेत में हल्का होने के बाद जब मैं उठा तो वहाँ मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। हाय राम, फिर उस चुड़ैल ने मुझे हवा में लटका दिया और दूर पटक दिया, और ये भी कहा कि अगर मैं दोबारा वहाँ दिखा तो वो मुझे मार डालेगी। हे भगवान, तो अब वहाँ दोबारा मत जाना। अच्छा हुआ आज उसने छोड़ दिया, अब सिर्फ घर का शौचालय ही इस्तेमाल करना। पर बिरजू इतना बोलकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अगले 1-2 दिन तो वो खेत नहीं जाता, पर उसके बाद तीसरे दिन वो सोचने लगता है, अरे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यहाँ? इस घर में शौचालय में तो हल्का होने में मजा ही नहीं आता और पेट भी ठीक से साफ नहीं होता। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। तो मेरी मनपसंद हल्का होने की जगह की बड़ी याद आ रही है। एक काम करता हूँ, कल फिर से वहां चुपके से जाकर देखूंगा, क्या पता अब तक चुड़ैल चली गई हो। बिरजू यही सोचकर सो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर खेत जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे कहाँ चल दिए तुम लोटा लेके सुबह सुबह? याद नहीं क्या कहा था उस चुड़ैल ने? भूल गया उसकी मार। अरे तू चुप कर और मुझे शुभ काम के लिए जाते वक्त टोक मत, वरना काम खराब ही होगा। बिरजू बिना कुसुम की पूरी बात सुने खेत की तरफ चल देता है और कुसुम बस पीछे से चिल्लाती रह जाती है। खेत में पहुंचकर पहले तो बिरजू इधर उधर देखता है कि कहीं चुड़ैल तो नहीं। लगता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। वो चुड़ैल चली गई है। चलो अब मैं हल्का हो लेता हूँ। पूरे 3 दिन बाद मुझे ये सुनहरा मौका मिला है। बिरजू वहीं खेत में बैठ जाता है और हल्का हो लेता है, पर जैसे ही वो उठता है चुड़ैल खेत में वापस आ जाती है। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! तू फिर से मेरे खेत में आया और यहाँ आकर हल्का हुआ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल बिरजू को दौड़ा लेती है। बिरजू फिर से उल्टे पैर खेत से भागता हुआ अपने घर लौट आता है। अरे आ गए वापस, और फिर से वही हालत। मना किया था ना मैंने, मत जाओ। आज तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। चुप कर जा तू। तो सब तेरे अशुभ बोलने की वजह से हुआ, और अब तो मैं
इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आखिर ये खेत उसका कैसे हो सकता है? वो खेत श्यामलाल का है। मैंने कल ही उसकी बीवी से पता किया था। श्यामलाल और उसकी बीवी भी उस चुड़ैल से परेशान है। उसने मुझे बताया कि यही कुछ एक हफ्ते पहले ही उनके खेत में एक चुड़ैल घुस आई और खेत को अपना बताने लगी। जो कोई भी खेत में जाता वो उसे मार मार कर भगा देती। यहाँ तक कि उसने श्यामलाल को भी अंदर नहीं घुसने दिया। मैं इस चुड़ैल का कुछ तो करके ही रहूंगा। जा रहा हूँ मैं श्यामलाल के घर। अब मैं और नहीं सहने। इतना कहकर बिरजू आगे आगे चल देता है और कुसुम पीछे से चिल्लाती रह जाती है। अरे पर तुम उससे कहोगे क्या कि चुड़ैल तुम्हें उसके खेत में हल्का नहीं होने दे रही? बिरजू श्यामलाल के घर पहुंच जाता है और उससे मिलता है। अरे श्यामलाल, मैं कुसुम का पति बिरजू। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आओ आओ बिरजू भाई, बहुत सुना है आपके बारे में। कहो कैसे आना हुआ? अरे भैया, मैंने कुसुम से सुना कि तुम्हारे खेत में कोई चुड़ैल घुस आई है। हाँ भाई, बड़ा परेशान हूँ। हाँ मैं भी। तुम क्यों परेशान हो बिरजू भैया? अरे वो अब अगर तुम मेरे गांव में ही रहते हो तो हुए ना। तुम मेरे दोस्त, तो मेरा दोस्त परेशान तो मैं भी परेशान। पर भैया अब करना क्या है? कोई उपाय है क्या? अभी तक तो नहीं। ओह, पर मेरे पास है। मेरे पास एक भूत भगाने वाला बढ़िया टोटका है जो मैंने अखबार में पढ़ा था। वो करने से जरूर चुड़ैल तुम्हारे खेत से भाग जाएगी। हाँ अच्छा, तो जल्दी बताओ ना बिरजू भाई। हम इसके लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए जिसके अंदर हमें कुछ लाल मिर्च, नींबू और माता रानी की एक फोटो रखनी होगी, बस। फिर उस कपड़े के अंदर ये सब रखकर उसकी एक पोटली बनाकर उसे एक डंडे पे लटकाकर जब हम चुड़ैल को उससे दौड़ाएंगे तो वो डर कर भाग जाएगी। और हाँ अच्छा। फिर क्या था? श्यामलाल और बिरजूलाल रंग के कपड़े में सब सामान रखकर वैसी ही पोटली बनाते हैं और उसे एक डंडे से लटकाकर खेत की तरफ चल देते हैं। खेत पहुंचकर बिरजू, ठीक है श्यामलाल भैया, वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। चलो उसे ढूंढते हैं और उसे तुम्हारे खेत से डराकर भगा देते हैं। अरे बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे खेत बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो। धन्यवाद। अरे अरे, ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो अंदर चल के चुड़ैल को ढूंढते हैं। दोनों लोग खेत में घुस जाते हैं और चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल दिखाई देती है। श्यामलाल, वो रही चुड़ैल। जाओ, अच्छा सबक सिखाओ इसको। श्यामलाल बिरजू की बात सुनकर चुड़ैल की तरफ डंडा लेकर चल देता है और चुड़ैल उसे देख लेती है। क्यों रे श्यामलाल, तुझे मैंने कहा था ना, अब से ये खेत मेरा है। तू फिर यहाँ क्यों आ गया? चल निकल यहाँ से। अब भूल जा इस खेत को हमेशा हमेशा के लिए। श्यामलाल चुड़ैल की तरफ बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर उसे जोर जोर से डंडे से मारने लगता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो डंडा सचमुच ही अपना जादू दिखाता है और चुड़ैल को उससे चोट लगने लगती है। अरे अरे बचाओ, ये क्या है? अरे अरे, आहा हाय, कितना दर्द हो रहा है। ये कैसा डंडा है? श्यामलाल चुड़ैल को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर निकाल देता है, पर जब चुड़ैल मार खाकर खेत से बाहर निकल जाती है तब वह बिरजू को भी श्यामलाल के साथ उसके पीछे खड़ा और मुस्कुराता हुआ देखती। अच्छा, तो तुम दोनों मिले हुए हो? हाँ, वाह श्यामलाल, तो ये बिरजू तुम्हारी मदद कर रहा है। पर क्या तुम्हें ये पता है कि यही बिरजू हर रोज सुबह सुबह तुम्हारे खेत में हल्का होने आता था? देख श्यामलाल, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, दोस्त। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे जैसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तू मुझे न जाने कब से बेवकूफ बना रहा था। आज तो तेरी खैर नहीं। इतनी मार खाने के बाद बिरजू तय कर लेता है कि वो दोबारा कभी खेत में हल्का होने नहीं जाएगा। एक गांव में एक कोर्ट था। वो वहां अकेला कोर्ट था जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर जाया करते थे। लेकिन वकील कम होने के कारण वहां कुछ लोग वकालत की भी पढ़ाई करते थे। ऐसे ही वहां दो बच्चे थे जिनका नाम संध्या और रवि था। रवि, तुम्हें पता है प्रियंका मैडम फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं? कितना बढ़िया है।
वरना बाकी लोग तो बहुत पैसे ले रहे हैं। क्यों ना हम भी प्रियंका मैडम के पास ही चले। वैसे भी यहाँ के लोगों को वकीलों की बहुत जरूरत है। हाँ चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं। संध्या और रवि प्रियंका के पास वकालत पढ़ने चले जाते हैं। तो तुम दोनों भी वकालत पढ़ने आए हो? जी मैडम, हमने सुना है कि आप फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं और बाकी लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो क्या आप हम दोनों को भी पढ़ा देंगी? प्रियंका हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम लोगों की मदद करने ही तो यहाँ आई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को अच्छे से सारी वकालत पढ़ा दूंगी। तुम लोग आज ही से आ जाओ, अब आएगा मजा। मैं पढ़ाऊंगी अब सबको वकालत। रवि और संध्या प्रियंका के पास रोज पढ़ने जाने लगते हैं। उनको देख बहुत सारे बच्चे प्रियंका से वकालत सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो आज से हम एक नए सिद्धांत के बारे में जानेंगे, लेकिन ये सिद्धांत में सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकती। इसीलिए मैं एक क्लास खत्म हो जाने के बाद केवल 2 बच्चों को रुकने को बोलूंगी। जो भी यहाँ रुकेगा वो नए सिद्धांत को पढ़ेगा और अपनी कॉपी में लिख के रख लेगा। तो फिर क्या वो हमें अपना लिखा हुआ देगा या हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी? नहीं, सबको अपनी अपनी कॉपी में खुद लिखना होगा। और आज प्रीति और शेखर नया सिद्धांत पढ़ने आएंगे। बच्चों के जाते ही प्रियंका अपना चुड़ैल का रूप ले लेती है। कितने भोले बच्चे हैं जो मेरी बात इतनी आसानी से मान जाते हैं। अब देखना है कि ये दो की जोड़ी बनाकर कैसे आते हैं और कैसे मैं इन सबको एक के बाद एक खाती चली जाती हूँ। मैं इन सबको मार डालूंगी। बच्चे प्रियंका की बात मान जाते हैं और दो की जोड़ी बनाकर रोज पढ़ने आने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रियंका उनसे बोलती है, सुनो सुनो, तुम लोग, मैं कुछ दिनों के लिए अपने केस की वजह से बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग जैसे मैंने तुम्हारी जोड़ी बनाई है वैसे ही रोज उसी समय पर आते रहना। और जो मैंने लिखवाया है वो सामने वाले नोटिस बोर्ड पर दोबारा से लिखकर चिपकाते रहना। ऐसा तुम्हें तब तक करना है जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। बच्चे प्रियंका के ना होते हुए भी उसके घर जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता और वो एक के बाद एक गायब होते रहते हैं। किसी को भी नहीं पता है कि मैं इसी शहर में रहकर इन बच्चों का शिकार कर रही हूँ। हम कितना सुकून मिलता है रोज 2 शिकार खुद मेरे घर पर चलकर आते हैं। ऐसे ही प्रियंका रोज दो करके बच्चों को खाती रहती है और उधर उनके घर वाले परेशान होते रहते हैं। रवि और संध्या बाजार अपने लिए कुछ नई किताबें लेने गए होते हैं। तभी उन्हें उन्हीं की क्लास के एक बच्ची की माँ दिखती है। बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारी तो क्लास चल रही है ना? हाँ, चल तो रही है आंटी, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों की आज हमें नहीं जाना। 2 बच्चों की? लेकिन मेरा बेटा तो 10 दिन पहले ही गया था क्लास लेने और अभी तक नहीं आया। क्या तुम लोग मुझे अपनी उस टीचर का नंबर दे सकते हो? हाँ, नंबर तो आप ले लो आंटी, लेकिन मैडम अभी शहर में नहीं है। क्या पता आपका बेटा कहीं और चला गया हो। एक बार आप बाकी लोगों से भी पता कर लो। नहीं बेटा, वो आखिरी समय क्लास लेने ही निकला था और अभी तक आया नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत आंटी, मैं जाके मैडम के घर पे देखता हूँ, शायद वो वहीं रुककर पढ़ाई कर रहा होगा। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। रवि और संध्या उस बच्चे की माँ से ये बातें करके सीधा प्रियंका के घर की तरफ चल देते हैं। अरे वो आंटी तो कह रही थी कि वो बच्चा यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्लास लेने आए और यहीं से गायब हो जाए? क्या पता आंटी को पता ना हो और वो कहीं और चला गया हो। दोनों वहां से चले जाते हैं और इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन तभी रंजन की मम्मी हड़बड़ाती हुई उन्हें पुलिस स्टेशन जाती हुई दिखाई देती है। अरे आंटी रुको, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है? पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हैं? आप बेटा रंजन 7 दिन से घर नहीं आया। हर जगह पता कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं गया। आखिरी समय मैंने सिर्फ उसे क्लास जाते देखा था। अभी जाकर क्लास में भी देखा तो वो वहाँ पर भी नहीं दिखा। वहाँ पर उसकी टीचर भी नहीं दिखी कि मैं उनसे कुछ पूछती। हाँ, वो हमारी मैडम अभी इस शहर में नहीं है, लेकिन जब से वो इस शहर से गई है तब से हमें ये दूसरी बार पता चल रहा है कि बच्चे घर नहीं। क्या ये किसी और के साथ भी हुआ है? मतलब कोई हमारे बच्चों को पकड़ तो नहीं रहा? मुझे जाने दो, पुलिस स्टेशन में जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है आंटी, आप जाकर पुलिस को बताइए और हम जरा मैडम से बात कर लेते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है रवि, कहीं प्रियंका मैडम ही तो कुछ नहीं कर रही। ना, तुम पागल हो। प्रियंका मैडम कितनी अच्छी हैं वो, हमें फ्री में पढ़ा रही हैं। वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? कुछ भी मत सोचो,
मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे जो लगा वो मैं बता रही हूँ। संध्या, मुझे लगता है कि हमें प्रियंका मैडम के घर जाकर रुककर वहां देखना होगा कि वहां ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं। दोनों अभी यही सब सोच रहे होते हैं और वहाँ प्रियंका एक और लड़के को मारकर खा रही होती है। संध्या, मैं तुमसे एक बार और कहता हूँ, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। लोग गायब हो रहे हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा, कोई तो कारण होगा ना। ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला ना तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। संध्या और रवि प्रियंका के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रियंका अपने असली रूप यानी चुड़ैल वाले रूप में किसी एक इंसान को मार रही है। अब वो दोनों बहुत डर जाते हैं। चलो भी, हमें यहाँ से जाना होगा वरना वो हमें भी मार डालेगी। हम यहाँ से चलते हैं और फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। पागल हो गए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये लोगों को मारती है और ना जाने कितनों को मार चुकी है। अगर हम आज यहाँ से भागकर चले गए तो ये फिर लोगों को मारेगी। रवि प्रियंका चुड़ैल के घर के पीछे जाता है और उसकी खिड़की से प्रियंका चुड़ैल को देखता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो प्रियंका है। वो उसको फिर से एक बार रूप बदलते हुए देखना चाहता है। तभी प्रियंका चुड़ैल से फिर प्रियंका बन जाती है और वहाँ से निकल जाती है। क्या समझ आ गया है? क्या करना चाहते हो मुझे भी बताओ। संध्या, चलो मैं बताता हूँ तुमको। चलो यहाँ से मैं तुम्हें सब बता दूंगा। संध्या और रवि जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहते हो? बस तुम इतना समझ लो, मैं जो भी करूंगा वो हम सबके लिए सही होगा। रवि उन बच्चों के पास जाता है जो आज प्रियंका के घर जाकर पढ़ने वाले होते हैं और उन्हें किसी तरह मना लेता है कि वह आज पढ़ने ना जाए। और फिर वो संध्या के पास जाता है और संध्या से बोलता है, सुनो संध्या, आज हम दोनों को पढ़ने जाना होगा। आज हम उन बच्चों को नहीं भेजेंगे। रवि, तुम पागल हो गए हो। हम अपनी जान खतरे में क्यों डाले जब हमें पता चल चुका है कि वो चुड़ैल है। संध्या उसकी बात मान जाती है और रवि के साथ चली जाती है। चुड़ैल जब उनको देखती है तो सोचती है, अरे आज ये दोनों यहाँ कैसे? मुझे अच्छे से याद है इनकी बारी तो अभी नहीं आई थी। खैर, मुझे क्या, मेरा भोजन तो आ गया। मैं अब इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल प्रियंका का रूप लेकर उन दोनों के पास जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों आज यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं तो आज ही लौटी हूँ। क्यों, क्या हुआ? जैसे ही प्रियंका रवि के पास पड़ती है, रवि उसकी आंखों में मिर्च डाल देता है। मिर्च डालते ही प्रियंका गुस्से में चुड़ैल बन जाती है। इसे ये क्या होशियारी दिखा रहे हो मुझे? तुम लोग ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। रुको, तुम दोनों को अपनी जान से आज हाथ धोना पड़ेगा। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, रवि अपने बैग से तेजाब की बोतल निकालकर उस पर फेंक देता है। तेजाब की अरे नहीं, मेरा चेहरा जल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। ये तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू दूसरे लोगों को मार रही थी। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा ये तूने कभी सोचा ही नहीं। हम तो तुझे नेक इंसान मानते थे, इतनी इज्जत करते थे तेरी हम सब बच्चे, पर हमें क्या पता था कि तू ही आस्तीन का सांप है। यही वकालत पड़ी है तूने। आज तेरा फैसला मैं करूंगा। तू वकील है ना, तो आज मैं तेरा जज हूं। संध्या, भागो यहां से, मैं इसको जला के आता हूं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही संध्या वहीं खड़ी हो जाती है। रवि उस पर माचिस जलाकर फेंक देता है।